हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा जयसिंह शिखावत। नाइस टू मीट यू ऑल। एंड आज हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिलिमिनरी कौन सा है? सेक्शन 1 एंड 2। चैप्टर 1 क्या है? सेक्शन 9, सॉरी सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 एंड दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 10 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, तो आधा हम इसे दो पार्ट्स में करेंगे, आधा अभी करेंगे और आधा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोल रहा है व्हाट एग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ तो बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, इसलिए मैं साथ साथ में बोल रही हूँ व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? ये बहुत ज्यादा गंदा है, आगे से मैं थोड़ा संभल के लिखूंगी। पहली बात तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट क्या होता है? जहाँ पे प्रॉमिस हो, जहाँ पे कंसिडरेशन हो, यानी कि कंसिडरेशन तो नहीं, जहाँ पे प्रपोजल हो, जहाँ पर एक्सेप्टेंस हो, है ना, वो होगा हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। फ्री कंसेंट प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होगा तो काहे का एग्रीमेंट, काहे का कॉन्ट्रैक्ट? लॉफुल कंसिडरेशन प्लस कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये बहुत ज़रूरी है, माइनस वॉइड एंड इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। एक एक करके समझते हैं पर जल्दी जल्दी। एग्रीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट क्या होते हैं? जहाँ पर प्रॉमिस होता है यानी प्रपोजल होता है, जहाँ पर एक्सेप्टेंस होता है, तब जाके हमारा एग्रीमेंट बनता है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी को मिला के। उसके बाद में फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट कब फ्री माना जाएगा, ये वैसे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सेक्शन 14 है वो इसी के बारे में बात कर रहा है, बट फिर भी फ्री कंसेंट जहाँ पे कोर्जन नहीं हो, जहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं हो, जहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, तो हमारा कंसेंट फ्री माना जाएगा। ये सब क्या होते हैं हम आराम से पढ़ेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट, मैं अगर किसी को बोलूँ कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी, इसके बदले तुम किसी का हाथ तोड़ दो, तो क्या ऑब्जेक्ट मेरा लॉफुल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा एग्रीमेंट केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनने के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लॉ ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो गया। जो भी चीज बार्ड बाय लॉ है वो हमेशा एग्रीमेंट तक ही रह जाएगी, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगी। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर होगा कॉम्पिटेंट पार्टीज। कंसिडरेशन हमने पहले पढ़ा था, बट रिवीजन के लिए बोल देते हैं। या कम कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कॉम्पिटेंट होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या लॉफुल होना जरूरी है? हाँ, लॉफुल होना जरूरी है और कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो गिफ्ट हो जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कोई भी फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता। फिर होगा कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज सेक्शन 11 में है। ठीक है, तो हम इसे वहां देखेंगे। माइनस वॉइड, अगर कहीं पे भी अनलॉफुल वर्ड आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, और अगर वॉइड आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो जब ये सब चीजें मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 10 यही चीज बोल रहा है, डायरेक्ट खोलो, पढ़ने की कोशिश करो, यही सब लिखा हुआ है, बस सिंपल टर्म्स में यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कौन होगा कॉम्पिटेंट पार्टी? 18 साल का बच्चा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सबसे पहले मेजर। मेजर मतलब 18+। अगर मैं 17 साल की उम्र में, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। फिर होगा साउंड माइंड। साउंड माइंड का ना बहुत बहुत सिंपल मतलब होता है, क्या मैं केपेबल हूँ समझने के कि मैं जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए नुकसान, मुझे नुकसान दे रहा है या किसी और को नुकसान दे रहा है? क्या मैं वो समझ सकती हूँ जो मैं कर रही हूँ? हाँ, अगर मैं समझ सकती हूँ तो मैं साउंड माइंड हूँ। अगर कोई इंसान 18 साल का हो तो क्या ज़रूरी है कि वो हर चीज़ समझ जाए? वो समझ सकता है कि वो जो कर रहा है वो सही है गलत है? नहीं, समटाइम नॉट पॉसिबल। तो साउंड माइंड भी होना ज़रूरी है। एंड लास्ट है नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मैं स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, थोड़ी दिक्कत है मेरी, समझना मुझे। नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है? नीरव मोदी, हाँ डिस्क्वालीफाई बाय लॉ।
विजय माल्या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। उसके बाद में एलियन एनिमीज, यस डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। वाई सो? नीरव मोदी एंड विजय माल्या, क्योंकि वो बैंकरप्ट है। जो लोग बैंकरप्ट होते हैं, जो इंसॉल्वेंट होते हैं, जो खुद के पैसे नहीं चुका पा रहे, आपको क्या लगता है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में आके किसी और के पैसे चुका पाएंगे? नहीं। तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, क्योंकि वो बैंकरप्ट है, वो इंसॉल्वेंट है। उसके अलावा कौन? एलियन एनिमीज। अगर आज हम पाकिस्तान के साथ वॉर की सिचुएशन में आ जाए तो वो हमारे एनिमीज हो जाएंगे। तो क्या उस कंट्री के सिविलियन हमारी कंट्री के सिविलियंस के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, दे आर एलियन एनिमीज। ठीक है। इसके बाद में आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात कर रहा है साउंड माइंड के बारे में। अभी ना ये साफ करते करते चलो कोई और बात कर लेते हैं। यूजीसी आया है, पढ़ा है किसी ने यूजीसी के बारे में? अगर पढ़ा है, कैसा लगा तो कमेंट करते ना मुझे, मन हो तो। मैं कमेंट में जवाब देती हूँ, कभी कभी नहीं दे पाती। फिर है वो इज साउंड माइंड। बहुत सिंपल है। वैसे तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स की फ़ोटो में स्कैन करके और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जिसको चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। तो सिंपल से बता देती हूँ। हु इज़ केपेबल टू अंडरस्टैंड, केपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं केपेबल हूँ, क्या मैं समझ सकती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसके बिहेवियर को, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सही है गलत है, तो फिर मैं एक साउंड माइंड इंसान हूँ। अब इसमें भी ना दो सिचुएशन है, ठीक है। ल्यूनेटिक और दूसरा है साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड। समटाइम ऐसा होता है, कुछ लोग ल्यूनेटिक वर्ड है ना, ये ल्यूनर से है, इंस्पायर्ड है। मतलब पहले के ज़माने में ऐसे डॉक्टर मानते थे जैसे जैसे चांद बढ़ता है तो कुछ लोग पागल होते जाते हैं, पूर्णिमा की रात पूरे पागल हो जाते हैं। भेड़िए वाली कहानियाँ सुनी है, वो वर्ड यहाँ से ही आया है। तो लूनेटिक वो लोग होते हैं जो मोस्टली पागल होते हैं। देखो पागल मतलब वैसे नहीं, कोई ऑफेंस मत लेना, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि वो लोग समझने के केपेबल नहीं होते, बेटर से कि वो लोग समझने के केपेबल नहीं होते हैं कि क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट। बट एट सम इंटरवल्स, ल्यूसिड इंटरवल्स बोलते हैं इनको, ल्यूसिड इंटरवल्स। ल्यूसिड इंटरवल्स क्या होता है, यानी कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ फ्रेम के लिए, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी पूरा दिन का टाइम है, और मेरा ये जो टाइम है ना, ये मेरा ल्यूसिड इंटरवल है। ल्यूसिड इंटरवल क्या होगा कि मैं इस टाइम में साउंड माइंड रहती हूँ, इस टाइम पे मैं समझने के, ये बाकी टाइम में बेकार रहती हूँ एकदम, मेरे को खुद समझ नहीं आता क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ, बट ये टाइम फ्रेम के अंदर मेरा दिमाग एकदम ठीक जगह पे रहता है, तो इसे ल्यूसिड इंटरवल बोलेंगे। तो मैं इस टाइम पे यहाँ पर मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं समझ सकती हूँ। वहीं पर है ये साउंड माइंड के लोग, जिनका यहाँ से लेकर यहाँ टाइम है, ये शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अनसाउंड माइंड रहते हैं। हो सकता है पी लेते हो, 7 बजे के बाद में इनका पीने वीने का टाइम हो, इंटॉक्सिकेशन। साउंड माइंड के हैं बट ओकेजनली अनसाउंड है, तो मोस्टली ये इंटॉक्सिकेशन की वजह से होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो इंटॉक्सिकेट करते हैं। शुद्ध शाकाहारी हिंदी भाषा में बोली जाए तो हो सकता है वो ड्रिंक कर लेते हैं उस टाइम पे। तो क्या वो इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट में, ये पूरे दिन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं, बट इस टाइम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है सेक्शन, जो ये है ना 12, ये 3 सेक्शंस में बात कर रहा है। सेक्शन 12 पहला बता रहा है हु इज साउंड माइंड, तो हु इज केपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट इज साउंड माइंड। फिर एक और पैराग्राफ आ रहा है, उसमें बता रहे हैं कि लूनेटिक जो मोस्टली पागल रहते हैं, मोस्टली समझने के केपेबल नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस इंटरवल में, ल्यूसिड इंटरवल में, जहाँ पे वो समझने के केपेबल हो, वो उस टाइम पे जब वो साउंड माइंड हो, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार तुम हो गए लूनेटिक के भाई तुम्हें तो नहीं समझ आया एक बार, तो तुम कभी नहीं आ सकते लाइफ में, नहीं, तुम आ सकते हो बट तब जब तुम समझदार हो, जब तुम्हें समझ आ रहा हो। एंड वहीं पे कुछ साउंड माइंड के लोग जो ओकेजनली अनसाउंड हो सकते हैं किसी भी वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, किसी एज की वजह से, हो सकता है ना कि कुछ लोग
इतनी एज हो गई उनकी क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट कभी कभी समझ भी आ जाता है। तो वो उस इंटरवल को छोड़ के, जब वो अनसाउंड है उसको छोड़ के, वो पूरे टाइम में कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट के बारे में। कंसेंट कब होता है, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो सेक्शन 13 कंसेंट। कंसेंट कुछ नहीं है, जस्ट मीटिंग ऑफ माइंड, दैट्स ऑल। अगर कोई इंसान सेम चीज पे सेम सेंस में दो लोग रेडी हो रहे हैं, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, वैसे तो ये लिखा है बट मैं लिख देती हूँ, एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। मैंने बोला मेरे पास कार है और मेरे को बेचनी है, ठीक है, मेरे पास 2 कार है, एक रेड कार है एक ब्लैक कार है। मैंने बोली नहीं मेरे को कौन सी बेचनी है, और मेरी फ्रेंड ने बोला हाँ मेरे को कार खरीदनी है। मैं बोल रही थी मेरे को रेड कार बेचनी है, मैंने नाम नहीं लिया, बस मैंने बोला मेरे को कार बेचनी है, और उसने बोला हाँ मेरे को खरीदनी है, और उसको ब्लैक कार खरीदनी थी। हम लोग सेम चीज पे तो एग्री हुए, मतलब बेचनी तो हमको कार है, बट क्या हम सेम सेंस में रेडी हैं? क्या मैं जो रेड कार बेचना चाहती हूँ क्या वो खरीदना चाहती है? नहीं। जो वो ब्लैक कार मेरे से लेना चाहती है क्या मैं बेचना चाहती हूँ? नहीं। तो क्या हमारा मीटिंग ऑफ माइंड है? क्या मेरा कंसेंट है? नहीं। तो क्या एग्रीमेंट हो सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि कंसेंट ही नहीं है। कंसेंट का बेसिक मीनिंग ही होता है मीटिंग ऑफ माइंड। हम लोग सेम चीज को लेके सेम सेंस में जब रेडी होते हैं उसे कंसेंट कहा जाता है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। अब चलो कंसेंट हो गया, बट क्या वो फ्री होगा? फ्री कंसेंट कब नहीं होगा? ऐसा नहीं बोला है फ्री कंसेंट कब होगा, क्योंकि फ्री कंसेंट तो बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है, बट फ्री कंसेंट कब नहीं होगा इसमें है। फर्स्ट नहीं होगा बता रही हूँ। सबसे पहले है कोर्जन। कोर्जन का मतलब होगा, स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ स्पेलिंग सही है। कोर्जन का मतलब होगा जबरदस्ती, बाय फोर्स, कोर्जन। टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये एक चीज समझेंगे, यहाँ से है ना सब ऐसा है। अगर यहाँ कोर्जन है, 15 कोर्जन के बारे में बात कर रहा है, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के बात कर रहा है, 17 मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है, सॉरी फ्रॉड, अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर थर्ड है हमारा फ्रॉड। फोर्थ मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड फाइनल एंड फोरमोस्ट मिस्टेक। पता है हमेशा ना इन 3 को अलग जज करते हैं, इसको अलग जज करते हैं, इसको एकदम ही अलग जज करते हैं। क्यों? इनका रीजन है। अगर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड हो रहा है, कोर्जन का मतलब जबरदस्ती। मैं किसी को गन पॉइंट पे लेके बोल रही हूँ कि चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर कर, मैं तेरे को पैसे दूंगी, मैं तेरे को 10 लाख दूंगी तेरी प्रॉपर्टी के, और उसकी कीमत भी है 10 लाख रुपए उसकी प्रॉपर्टी की, बट फिर भी उसे बेचनी नहीं है, पर मुझे तो खरीदनी है, तो मैं उसे गन पॉइंट पे लेके करूंगी कोर्जन। मैं उसमें उसको कंसिडरेशन दे रही हूँ, बट क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, फोर्स पे ले रही हूँ? हाँ, तो उसे कोर्जन बोलेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक इंसान है जो मेरा एम्प्लॉय है, एंड मेरे कहीं ना कहीं मेरे पास में डोमिनेटिंग पोजीशन है, तो मैं उस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाते हुए उससे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हूँ, तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। फ्रॉड, किसी को झूठ बोल के, किसी को इंड्यूस करके, जानबूझ के उसका नुकसान करके या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हूँ तो उसे फ्रॉड बोलेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है कि कल रात को क्रिकेट मैच हो रहा था, ठीक है, एंड जब मैंने देखा ना तब क्रिकेट मैच हम जीतने वाले थे, पर लास्ट बॉल के अंदर सारे वो बॉलर्स नहीं, सारे बैट्समैन आउट हो गए और हम लोग हार गए, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। मैंने अगले दिन जाके मेरे दोस्त को बोल दिया कि पता है कल तो हम क्रिकेट मैच जीते थे, उसने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने देखा था तब तक हम जीत रहे थे और बिल्कुल जीतने ही वाले थे, 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, फिर भी हम नहीं ले पाए। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, मेरे को भी गलत लग रहा था और मैंने उसे भी गलत लगवा दिया, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने उसके नुकसान के लिए नहीं बोला, खुद को जबरदस्ती फायदा पहुंचाने के लिए, मुझे लगता था सच है तो मैंने बोल दिया, पर वो सच था नहीं। फिर आएगा मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रहे हैं कहीं पर, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल दिया था ना, दैट इज कम अंडर मिस्टेक। ओके।
सेक्शन 15 बात कर रहा है कोर्जन। मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिखूंगी, कोर्जन। ठीक है, जब मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करके, जब किसी इंसान का मन नहीं हो, फोर्स करके जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हूँ तो उसे कोर्जन बोलते हैं। किसी को मैंने गन पॉइंट पे ले लिया और मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, मैंने उसका बच्चा किडनैप कर लिया, मैंने उसकी वाइफ को उठा लिया, या फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती अपने हाथ ले लिए कि या तो तुम मेरा काम करो या तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगी, तो वो सब कोर्जन में आएगा। कोर्जन कब होगा? टू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय फोर्स और बाय एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ऐसा पहले लिखा था, अभी बीएनएस भी होगा। ठीक है, और बाय होल्डिंग हिज प्रॉपर्टी। कोर्जन कुछ नहीं होता, पर बेसिक चीज़ क्या होती है, हमें ना सेक्शन के नंबर याद होने से ज़्यादा हमें सेक्शन को समझना आना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि मेरे को सारे वर्ड्स याद है, क्या मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं। क्या मुझे सेक्शन नंबर याद है तो मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं। पर क्या अगर मुझे उस सेक्शन की सोल पता है कि वो सेक्शन क्या कहना चाहता है, तो क्या मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ। तो ये सेक्शन बस इतना कहना चाहता है कि अगर मैं किसी के साथ फोर्स से किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई हूँ, कोई भी ऐसा एक्ट करके जो आईपीसी में फॉरबिडन है, किडनैपिंग, अबडक्शन, या फिर मैं उसको मर्डर के लिए थ्रेटन कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं उसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती कब्जे में कर ली है ना, इनमें से कुछ भी करके मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में आई हूँ, तो कोर्जन होगा। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 69। मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बहुत ज़बरदस्ती कर रही हूँ अपने साथ में, तो एकदम मैं माइनस एनर्जी में दिखाई दे रही हूँ, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। कभी कभी कुछ काम करने पड़ते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस को ना 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है, 3 सब सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। हर एक सब सेक्शन एक रीजन की वजह से। सब सेक्शन 1 तुम्हें बता रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। सबसे पहले, व्हेन देयर इज अ एक्टिव और रियल रिलेशनशिप, एक्टिव और रियल रिलेशनशिप है एक। दूसरी, वन पार्टी इज इन वन वन पार्टी किसमें है, सॉरी, वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन ओवर द अदर। ठीक है। थर्ड चीज, यूजिंग हिज पोजीशन। ठीक है। सब सेक्शन 1 कैसे बता रहा है क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है और वो कैसे अफेक्ट करता है। एक्टिव और रियल रिलेशनशिप, एक्टिव और रियल कौन सी होगी? डॉक्टर पेशेंट, मेंटर मेंटी, टीचर स्टूडेंट, फादर सन, मदर डॉटर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, है ना, ये सब एक्टिव और रियल रिलेशनशिप है। और एक पोजीशन डोमिनेटिंग है, डेफिनेटली एम्प्लॉयर की पोजीशन ज़्यादा है, फादर की पोजीशन ऊपर है, मदर की पोजीशन ऊपर है, डॉक्टर की पोजीशन पेशेंट से ऊपर है। एक है यूजिंग इस पोजीशन। अगर मैं अपनी पोजीशन को किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, अगर मान लो कि मैं, मान लो मैं टीचर हूँ, मैं नहीं हूँ बट मैं बता रही हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ और मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, बाद में उसको बोलूँ कि हाँ हाँ ऐसा करने से ना ये तो अच्छा होता है, मैं कहीं ना कहीं उसके ब्रेन के साथ में मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। हाँ, मैं कर सकती हूँ। इन्फ्लुएंसर है ना, वर्ड है ना इन्फ्लुएंसर्स, वो भी तुम्हें इन्फ्लुएंस करते कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया, बाद में आने के बाद पता चलता है कि वो इट्स अ टोटल स्कैम। तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, वो अपनी एक पोजीशन को यूज कर रहे हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। क्या अच्छा एग्जाम्पल मिला ना मुझे। कभी कभी मेरा मन नहीं होता है तब भी मेरे को अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं और लोग बोलते हैं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। मेरे को ये सब टाइम खराब नहीं करना चाहिए, टाइम खराब कर रही हूँ मैं पढ़ा के यहाँ पे हैं। फिर है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 बता रहा है कि किसको बोला जा सकता है, कौन होगा इन डोमिनेटिंग पोजीशन, कब बोली जाएगी? डोमिनेटिंग पोजीशन बोली जाएगी नंबर 1, अगर कोई एक्टिव और रियल या फिर ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है,
मैंने बताया डॉक्टर, पेशेंट, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स की चिल्ड्रंस, ये सब एक्टिव है, रियल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेस्ट एग्जाम्पल, ये सब रियल है। ये ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच की एक रिलेशनशिप हमेशा ट्रस्ट वाली होती है। या फिर कोई एक इंसान है, ड्यू टू एज, लाइक ड्यू टू एज, illness or some distress, one party lost his mind, या फिर कोई छोटा बच्चा है, या फिर कोई इल इंसान है, किसी बहुत ज़्यादा बीमार है, या कोई डिस्ट्रेस की वजह से, मेंटल या फिजिकल डिस्ट्रेस की वजह से है ना, किसी पार्टी के कुछ ऐसी सिचुएशन में है हम, कुछ ऐसी जगह है हम कि बाद में हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, सामने वाला लेगा। गार्डियनशिप सुना है हमने? मान लो वो गार्डियन भी एक तरह से ऑथोरिटेटिव पोजीशन है, उसकी रियल पोजीशन है, वो क्या हमको किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। गार्डियन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो अगर डोमिनेटिंग पोजीशन किस किस की मानी जाएगी? पहली बात तो अंडर इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? जहाँ एक्टिव रियल रिलेशनशिप हो, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में हो और उसने अपनी पोजीशन को यूज कर सकता हो, किस लिए? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए। डोमिनेटिंग पोजीशन कब मानी जाएगी? जब एक्टिव और रियल या फिर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, और एक पार्टी की तो डोमिनेटिंग है और दूसरी पार्टी के बारे में यहाँ बात हो रही है कि किसी एज, इलनेस, बॉडीली या फिजिकल या मेंटल इलनेस, डिस्ट्रेस की वजह से एक पार्टी अपना माइंड लॉस कर चुकी हो, या फिर वो किसी और पे निर्भर हो, है ना। जो गार्डियन होते हैं, कि जो अनसाउंड माइंड बच्चे होते हैं, जो छोटे 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, या कुछ बहुत एज्ड पेरेंट्स हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, उनको भी गार्डियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे क्या वो एक जो इंसान जो उनका गार्डियन है, क्या वो डोमिनेटिंग पोजीशन में बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। थर्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बेस्ट चीज़ है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ऑन द पार्टी हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन। यानी कि लास्ट जो सबसेक्शन 3 बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर कोई भी पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में हम आए हैं, ये हमने ना मतलब अंडर इन्फ्लुएंस से नहीं आए हैं, वो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे होगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। पूरा समझ आया? अंडर इन्फ्लुएंस वाला समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? आप देखना, जब भी आपको पता करना होगा ना कि सेक्शन 19 पढ़ना, सेक्शन 19 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा अगर उसमें कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है तो। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस के लिए स्पेशली सेक्शन 19A बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन है किसी के पास में, अब वो डायरेक्टली कोर्जन जितना गलत तो नहीं हो सकता कि कोर्जन की तरह एकदम ही जबरदस्ती कर दिया या किसी ने फ्रॉड कर दिया। कम गलत होता है बट गलत तो होता है ना। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज है। नंबर वन, देयर इज एक्टिव और रियल रिलेशनशिप है, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और यूज करिए इसकी पोजीशन को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2, कौन किसको हम डोमिनेटिंग पार्टी बोल सकते हैं? जिसके साथ एक्टिव रियल रिलेशनशिप है और जो दूसरी पार्टी है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी वीक है। कैसे वीक हो सकती है? एज की वजह से, इलनेस की वजह से, किसी बॉडीली, फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से वो वीक हो सकती है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले रही है, तो सामने वाली पार्टी को हम डोमिनेटिंग बोलेंगे। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट, बीओपी, बर्डन ऑफ प्रूफ किसको देना होगा? हमेशा डोमिनेटिंग पार्टी को बर्डन ऑफ प्रूफ देना होगा। सेक्शन 17, फ्रॉड, इंटेंशनली डिसीविंग समवन टू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं किसी को जानबूझ के झूठ बोल रही हूँ ताकि जस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो क्या वो फ्रॉड होगा? हाँ। मैंने बोला ये मैं पेन तुमको बेचना चाहती हूँ, तुम मुझे एडवांस दे दो और मैं ये पेन तुमको दे दूंगी। तुमने मुझे एडवांस दे दिया, मैंने तुम्हें कभी ये पेन दिया ही नहीं, तो क्या ये फ्रॉड होगा? हाँ, ये फ्रॉड होगा। कब कब किसकी सिचुएशन में माना जाएगा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं? कोई अगर किसी को फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, मान लो ये पेन मेरा है ही नहीं, फिर भी मैंने तुमको प्रॉमिस कर दिया कि मैं हाँ तुमको ये पेन दूंगी, और उसके बदले मैंने फ़ायदा उठाया, तुमसे पैसे ले लिए, मैंने फ्रॉड स्टेटमेंट के बेसिस पे तुमसे पैसे लिए, तो क्या फ्रॉड काउंट होगा? हाँ। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मैंने जानबूझ के तुमसे कोई चीज़ छुपाई। मान लो तुम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और मुझे पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है, बट फिर भी मैं तुमसे एक्टिव कंसीलमेंट कर रही हूँ, जानबूझ के तुमसे चीज़ें छुपा रही हूँ, तुमने मुझसे पूछा फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, तो क्या फ्रॉड होगा? हाँ, ये फ्रॉड होगा। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, ये पेन मेरा है
और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया मैं दूंगी, बट मैंने फिर भी तुम्हें नहीं दिया। तो मैंने एक प्रॉमिस किया और मेरे उसके पीछे मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का, तो क्या ये फ्रॉड होगा? हाँ, ये फ्रॉड होगा। एनी अदर एक्ट टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें तुम्हें पागल बनाना मेरा काम है। डिसीव का मतलब वही होता है पागल बनाना। और एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, किसी लॉ ने अगर कोई चीज फ्रॉडुलेंट बोल रखी है, मान लो ये जमीन किसी और की है और लॉ ने बोल रखा है कि आप किसी और की जमीन नहीं बेच सकते हो अपने नाम पे करके, वो फ्रॉड होगा। उन्होंने डिक्लेयर किया कोई भी एक्ट या ओमिशन, या तो मैं करके या ना करके उस चीज को मेरे करने को या ना करने को अगर गवर्नमेंट ने फ्रॉडुलेंट बोल रखा है और मैं या तो वो करती हूँ या ना करती हूँ, तो भी वो फ्रॉड काउंट होगा। इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि मेयर साइलेंस जो होगा ना वो फ्रॉड नहीं होगा जब तक दो सिचुएशन है। एक तो सामने वाले की ड्यूटी हो टू स्पीक, मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी है मेरे टुवर्ड्स कि वो उन्हें ड्यूटी होती है पेरेंट्स की, अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स को पता है कि सामने वाला मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है बट फिर भी वो चुप रहते हैं, तो क्या है? फ्रॉड है? हाँ है। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो यहाँ पे खड़ा है और उसको पता है कि फ्रॉड हो रहा है फिर भी वो चुप है, तो क्या है? फ्रॉड है? हाँ है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है स्पीक करना, उनकी ड्यूटी है फ्रॉड ना होने देना। एंड सेकंड है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर तुम चुप रहे तो फिर मैं मानूंगी कि ये चीज़ सही है। मान लो मैं एक हॉर्स लेने गई हूँ, है ना, घोड़ा, मैं ना लेने गई हूँ एंड मैंने ना वो थोड़ा ऐसा पागल घोड़ा है, मतलब वो होता है ना कि एकदम तेज तेज दौड़ने लग जाते हैं, गिरा देते हैं, इंसानों के लिए नुकसानदायक होते हैं, उस टाइप का है। एंड मैंने सामने वाले को बोला कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब मैं समझूंगी घोड़ा एकदम सही है और उसने कुछ नहीं बोला, तो उसका मेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीक। तो फिर उस चीज को भी फ्रॉड माना जाएगा अनलेस चुप रहने को फ्रॉड नहीं माना जाता है। सेक्शन 18, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट इम्पार्टिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन विदाउट प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस इनके जो मेन जो चीज़ डिफरेंट है ना वो है इनका इंटेंशन, इनका मोटिव, है ना, मेंस रिया, कि चाहते हैं वो। फ्रॉड का मतलब ही सामने वाले को डिसीव करना है, वहीं पे मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाले को डिसीव करना नहीं होता है, बट हम खुद ही हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है जिससे हम सच समझते हैं और हम सामने वाले को पास ऑन कर देते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके 3 सबसेक्शन है। फर्स्ट, पॉजिटिव असर्शन नॉट वारंटेड बाय इन्फॉर्मेशन। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और मैं समझ रही हूँ कि वो सच है, वो सच नहीं है, मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है बट मैं उसे समझ रही हूँ सच है और मैं एज इट इज सामने वाले को पास ऑन कर देती हूँ। ये आएगा सबसेक्शन 1 के अंदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? फेसबुक और व्हाट्सएप। कैसे? अरे यार, व्हाट्सएप की स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को। हाँ, व्हाट्सएप। इनका ना कैसे, सामने फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर हमें कोई भी एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है सामने वाले को फॉरवर्ड कर दो, ये तो सच है और वो तो राजा हरिश्चंद्र ने भेजा है, वो तो जो सामने वाला भेज रहा है वो तो बिल्कुल सच होगा, और एज इट इज हम सामने वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये ताजमहल नहीं, ये तो तेजो महल्ले है, इसमें से कंटिन्यूसली पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती रहती है, और वो मुमताज की कब्र नहीं, वो तो शिवलिंग है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम भेज देते हैं, फिर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन बाद में पास ऑन होते होते और टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आ जाती है ना। तो दैट इज पॉजिटिव असर्शन नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई और हमको लगता था वो सच है और हमने पास ऑन कर दी, पर वो सच थी नहीं। मैं यहाँ पे किसी के भी इंटेंशन को, आई मीन किसी के भी बिलीफ को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट जो सच है सो सच है, ऐसा होता है और हम ऐसे फॉरवर्ड करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। समझ आ गया इसका मतलब? हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है और हमने वो सामने वाले को बता दी, पर वो सच नहीं थी, हमें लगता था वो सच है पर वो सच थी नहीं। सेकंड है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। मेरी मैं एक एजेंट हूँ, मेरा काम है घर बेचना, और मैंने ना एक घर बेची थी एक फैमिली को, और मैं गलती से बताना भूल गई कि इस घर में भूत रहते हैं। ठीक है, अब मैं उनको डिसीव तो नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं जानती हूँ ना मैं डिसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, मैं उनको एक मटेरियल फैक्ट बताना भूल गई, है ना। तो दैट इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। मेरा इंटेंशन नहीं था बट मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या हो सकता है मैं खुद इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सामने वाली फैमिली को नहीं बताया, तो मेरे से किसी ना किसी तरीके से ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है ना। तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आएगा। थर्ड, इनोसेंट मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। किसी से सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई इनोसेंट मिस्टेक हो जाए। इसका ना एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है।
ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का केस है। 2 मिनट देना, केस बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जैसे अटल टनल है ना, वैसे हिमाचल प्रदेश की किसी और टनल को लेके या शायद जम्मू कश्मीर की किसी और टनल को लेके कोई टेंडर पास हुआ था। तो उसे मैंने करवा टेंडर किसने पास किया था? ब्रो ने, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसमें ना जो ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने भी अपना कोटेशन दिया था। तो उनको कोटेशन देना था 1562 करोड़ रुपीस का, बट उनका कोई एम्प्लॉय था जिससे एक इनोसेंट मिस्टेक हो गई, वो गलती से करोड़ निकाल देता है और कोटेशन वो देते हैं 1562 रुपीस का। और हमारी ब्रो, द ग्रेट ब्रो, उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, टेंडर को पास भी कर देती है। वो लोग बेचारे बोलते रह जाते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये मत करो, हमसे गलती हो गई, या तो हमें चेंज करने के लिए टाइम दो, हम चेंज करके देते हैं, नया कोटेशन देते हैं, या तो फिर आप ये हम विड्रॉ कर रहे हैं। ना ब्रो ने उन्हें विड्रॉ करने दिया, ना ही उनको चेंज करने का मौका दिया। बाद में केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर वहाँ पे उसका जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रो को फटकार लगाई, साथ में कंपनी को भी फटकार लगाई कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, ये वो। एंड उसके बाद में हाँ, उसमें क्या हुआ था, साथ में आप जब विड्रॉ करते हो ना, तो आप ब्रो का या किसी का भी गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट नहीं करो ना, तो वो कुछ आपसे प्रॉपर्टी अपने अंडर रखते हैं। तो कुछ 15 करोड़ आई थिंक अमाउंट ना ब्रो ने रख के रखा था। तो बाद में पेनल्टी लगी कंपनी के ऊपर 1 करोड़ की, और ब्रो को लगी फटकार। तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ आई थिंक इनोसेंट मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर को लेके, है ना। ये केस हम लिख सकते हैं, लिख के दो केस ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन मुझे याद नहीं है, बट 2025 का केस है, फरवरी से लेके मई के बीच का केस है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, और बाकी इतना 2025 भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, तो ये केस डाल देना, अच्छा केस है, याद रह जाएगा। फिर है हो गया। अब है सेक्शन 19, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट प्री कंसेंट। सेक्शन 19 के अंदर ना पहले 4 चीजें थी, कोर्जन, मिस्टेक, नहीं कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। लेकिन अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दूसरा सेक्शन बन गया, दैट इज सेक्शन 19A। और वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट प्री कंसेंट के अंदर सिर्फ कितने आ रहे हैं, एक तो वो आ रहा है, मैं लिख देती हूँ यार, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। अब ना अगर कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इसको वॉइडेबल मान सकते हैं। कैसे कि वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, अमान्य होने योग्य। तो कौन मानेगा, जिस पार्टी के साथ में कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुआ है ना, वो उसे वॉइडेबल, उनके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है, वो चाहे तो परफॉर्म करे और चाहे तो परफॉर्म ना करे। ये इतनी सी बात बोल रहा है। अब इसके अंदर दूसरे पैरा के अंदर है कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड है ना, तो सामने वाला बंदा चूज कर सकता है कि मुझे ये मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, बट विथ फुल बेनिफिट। ये क्यों रखा गया, देखो कोर्जन के अंदर तो सामने वाले को रखना है कि नहीं रखना है उसकी चॉइस है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के लिए कभी कभी ऐसा होता है, एक इंसान है, उसने मेरे को प्रॉपर्टी बेची, उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको देना चाहता हूँ, उसने मेरे से पैसे वैसे सब ले लिए प्रॉपर्टी के, और बाद में ना वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं थी, वो प्रॉपर्टी थी उसके फादर के नाम में। जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, तो उसने मना कर दिया, सीधे सीधे ना बोल दिया कि नहीं, अब मैं ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता, ये प्रॉपर्टी जब आपको मैंने बेची थी तब ये मेरी नहीं थी, लेकिन अब मैं ये बेचना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे उस पर एक स्टॉपल करके, अगर आपने पढ़ा हो, स्टॉपल का मतलब होता है अगर आपने कोई चीज़ एक बार कह दी तो आप उससे बाद में मुकर नहीं सकते हो, दैट इज स्टॉपल। वो तो रूल अप्लाई ही होगा, साथ में सेक्शन 19 भी अप्लाई हो सकता है कि हाँ मैं परफॉर्म करना, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन फुल बेनिफिट्स के साथ में, कि आपने भले उस टाइम पे जब उस बंदे के नाम हुई ना वो प्रॉपर्टी, तब वो प्रॉपर्टी भले 1 करोड़ की हो गई हो, पर मेरे को अगर उसने 25 लाख में बेची थी, जो उस टाइम के प्राइस थे, तो मैं 25 लाख में ही वो प्रॉपर्टी खरीदूंगी, उसे मेरे को बेचनी भी पड़ेगी, मैं सीधे सीधे बोल दूंगी मेरे को ये परफॉर्म करना है, और उसे बाद में वो प्रॉपर्टी मुझे बेचनी पड़ेगी। समझ आ गया?
अब इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन दे के रखा है। मान लो कि मेरे को एक हॉर्स खरीदना है, ठीक है, मैंने बोला मुझे ब्लैक कलर का हॉर्स खरीदना है, सामने वाले के पास गई, सामने वाले के पास ब्लैक कलर कोई हॉर्स था ही नहीं, उसके पास सारे वाइट थे, ठीक है, और उसने मेरे को बोला कि ठीक है मैं बेच दूंगा, आप आके देख लो। मैं चाहती, मैं नॉर्मल था, मैं जाके अगर देखती भी, चेक भी करती, तो भी मुझे पता चल जाता कि इस बंदे के पास तो ब्लैक हॉर्स है ही नहीं, सिर्फ व्हाइट हॉर्स है, मेरे को बेचेगा कैसे। बट मैंने एक नॉर्मल, इतना सा थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला। तो कोर्ट बोलता है कि अगर आपने बेसिक चीजें का भी ध्यान नहीं रखा है, आपने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की है ना जानने की, तो फिर हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते। बाद में आप आके नहीं बोल सकते हो कि इसने मेरे साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। आपने जाके देखा होता, उसने किसी और ब्लैक हॉर्स को आपको दिखाया होता किसी और से मंगवा के, और बाद में उसने आपको व्हाइट बेचा होता ना, तो हम मान सकते थे। या फिर जब वो आपके पास हॉर्स लेके आया तब भी आपने देख लिया होता कि नहीं ये तो व्हाइट है, ब्लैक नहीं है। आपने बेसिक चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखा, आपने थोड़ा भी एफर्ट नहीं डाला, तो अब हम आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसका कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ मेरे डिसीजन पे। मैंने सोच लिया था, मैंने ना एक विल बनाई, ठीक है, और विल के अंदर ना मैंने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी, जिसके नाम ट्रांसफर की उसने मेरे साथ फ्रॉड बाद में किया, प्रॉपर्टी लेने के लिए उसने मेरे साथ फ्रॉड बाद में किया। तो बाद में कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं इसने तो देखो मेरे साथ फ्रॉड किया, जब मैं पहले से ही पूरी प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम कर चुकी हूँ। उसका फ्रॉड या उसका मिस रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह से मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं किया है, इन्फ्लुएंस नहीं किया है, तो बाद में मैं इस सेक्शन का सहारा लेके उसे वॉइडेबल नहीं कर सकती हूँ। समझ आ गया? अगर कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुआ है, तो जिसके साथ भी हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, अमान्य बोल सकता है या परफॉर्म भी कर सकता है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वाले को, तो बोल सकता है कि फुल बेनिफिट्स के साथ कि मेरे को परफॉर्म करना है और जो सब तुमने मेरे को फ्रॉड में प्रॉमिस किया था वो सब तुमको मुझे देना पड़ेगा, या तुमने जो कुछ भी मुझे मिसरिप्रेजेंट करके दिया था वो सब तुमको करना पड़ेगा, भले तुम्हारे पास हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। तो आप वो भी मांग सकते हो। एक्सेप्शन क्या बोलता है? आपने बेसिक का भी ध्यान नहीं रखा है। देयर इज कंसेंट कॉज बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अगर आपने ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, ऑर्डिनरी डिलीजेंस भी नहीं किया है, बेसिक कोशिश भी नहीं की है जानने की, उसके बाद आप आके कोर्ट को बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया, नहीं ये नहीं चलेगा। एक्सप्लेनेशन, अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट ही नहीं करी है डिसीजन को, तो आप उस चीज़ के लिए कैसे कुछ मांग सकते हो। ठीक है, हो गया। अब ना सेक्शन 19 और 19 ए को पहली बात तो डिफरेंट क्यों रखा है। पहली बात तो देखो, सेक्शन 19 के अंदर हमें कोर्जन दिया हुआ है, हमें मिसरिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमें फ्रॉड दिया हुआ है। जब ये तीनों चीजें होती है ना, तो सामने वाले बंदे से उसका जो कंसेंट होता है ना वो पूरी तरह से छीन लिया जाता है। कोर्जन में आपको कोई गन पॉइंट पे लेके कर रहा है, कोई किसी ने आपकी फैमिली को किडनैप कर लिया, किसी ने आपको किडनैप कर लिया, आपके पास बिल्कुल कंसेंट का ऑप्शन ही नहीं है, आपको जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, सामने वाला कोई चीज सच समझ रहा है, उसने बिल्कुल सच समझ के आपको बता दी और आपने उस पर ऐसे अंधों की तरह बिलीव कर लिया और आपने उसको हाँ बोल दिया। आपको चीजें पहली बार तो पता ही नहीं है, जब आपको कोई चीज पता ही नहीं है तो आप उस पर कंसेंट कैसे दोगे। फ्रॉड, सामने वाले का मोटिव है आपको डिसीव करना, आपसे फायदा उठाना, उसने जितनी झूठ झूठ बातें बोली आपने अगेन उस पर यकीन कर लिया, फिर कंसेंट कहीं पर नहीं आया। लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है ना उसमें कंसेंट होता है, क्योंकि जो भी सामने वाला बंदा हमारे साथ है ना, जो हम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका किसी तरह से, या तो वो हमारे ऑफिस में हमसे हायर पोजीशन पे हो सकता है, या तो हमारे मेंटर हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी ऐसा जिसका हम पे इन्फ्लुएंस है और अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेके उसने हमसे डिसीजन लिया है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल ही आपसे छीन लिया है। आपके पास हाँ ना का ऑप्शन फिर भी अवेलेबल होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास अवेलेबल होता है कि आप उस बंदे को ना बोल पाओ। बट पहले वाले सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट है एज कंपेरेटिवली टू दिस सेक्शन। अब इसके अंदर ना सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में इंड्यूस करके बनवाया गया है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, पहली बात तो ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। कैसे? या तो वो एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से एकदम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य ही नहीं है, नहीं माना जाएगा। और
सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंडीशन, या कुछ कंडीशन इम्पोज कर देगा कि इस कंडीशन पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते हो, वहाँ पे वो वॉइडेबल होता है। यहाँ पे एकदम सेट असाइड ही होता है कि आप हटा दो, पर कि ऐसे कंडीशंस के ऊपर रिटर्न बेनिफिट्स हो सकता है कि सामने वाली पार्टी से मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल गया हो या मुझसे सामने वाली पार्टी को थोड़ा बेनिफिट मिल गया, तो अगर कंडीशन पर है तो आप बेनिफिट रिटर्न करो जिसको भी जो भी बेनिफिट मिला है, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। रीपेमेंट, जो भी पेमेंट अगर मैंने एक सामने वाले को की है या फिर उसने मुझे की है तो उसका रिटर्न कर दो। कंपनसेशन, अगर कुछ भी हार्म हो गया है या कुछ भी ऐसा काम हो गया है जिसे मैं अंडू नहीं कर सकती हूँ, जिसे मैं वापस उस जगह उस पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकती हूँ, तो कंपनसेशन होगा। एंड देन रिस्टोरिंग ओरिजिनल पोजीशन, या तो आप रिस्टोर करके ओरिजिनल पोजीशन दे दो अगर आपको कंपनसेशन नहीं देना है। वहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रहा था, वॉइडेबल हमारे ऊपर था, हमें परफॉर्म करना है नहीं करना है। यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है भाई, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेट असाइड ही होने वाला है, या तो एब्सोल्युटली हो जाएगा तो कंडीशंस पे होगा, पर होगा सेट असाइड ही। ठीक है, अब आया सेक्शन 20। आज हम ना सेक्शन 20, 21 और 22 करेंगे, और इसके बाद में आगे वाले 30 तक के सेक्शन ना हम बाद में करेंगे। एंड प्लीज़ 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 1 मिनट मेरी बात लास्ट में सुन के जाना, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से, तो सुन के जाना। लाइक शेयर कमेंट का नहीं बोलूँगी, नहीं करते हो तुम लोग, मत, नहीं बोल रही मैं, ऐसी बात तुमसे क्यों बोलनी जो तुमको करनी नहीं है, माननी नहीं है, तो मत करना, कोई ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट है ना तो वो हो जाएगा वॉइड। वाई वॉइड, याद रखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक जब हमने पढ़ा था ना, तो सबसे बेसिक होता है मीटिंग ऑफ माइंड। अगर हम दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स मतलब म्यूचुअल फैक्ट्स, हाँ, मिस्टेक ऑफ म्यूचुअल म्यूचुअल मिस्टेक्स हैं, म्यूचुअल मिस्टेक है, दोनों तरफ से मिस्टेक हो रही है। मेरे पास 2 कार्स है, ब्लैक और रेड, सामने वाला बंदे के कार खरीदनी है, मेरे को कार बेचनी है, उसको ब्लैक वाली खरीदनी है, मेरे को रेड वाली बेचनी है। उसने मेरे को बोला कार खरीदनी है, मैंने बोला हाँ कार बेचनी है, हो गई लेन देन, सब हो गया। उसके बाद में जाके पता चल रहा है कि नहीं, उसको तो ब्लैक चाहिए थी और मेरे को तो रेड देनी थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, हमेशा याद रखना, नो मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो अगर सेम चीज के ऊपर सेम सेंस में हम लोग बात नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट है, वहां पर हम लोग सेम चीज के ऊपर, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखना। तो अगर हम उसी चीज को लेके कंफ्यूज नहीं है, उसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो गया है, तो आप जब सेम सेंस के ऊपर सेम चीज को बेचने की बात ही नहीं कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे हो सकता है। एंड मिस्टेक ऑफ वैल्यू, मिस्टेक ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर is not equal to mistake of facts। तो बातें बातें करते हैं ना, मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को कोई चीज़ 1000 रुपये में बेचनी है और सामने वाले को वही चीज़ 900 रुपये में लेनी है और मिस्टेक हो गया और हमने बेचा बेची कर दी, उसके बाद क्या वॉइड हो सकता है? नहीं। अगर कोई वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है जिसमें हमें मिस्टेक हो गया, तो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। हमें क्या क्या याद रखना है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड होगा। और वॉइडेबल कब होगा? जब म्यूचुअल मिस्टेक्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मिस्टेक कर दी और सामने वाला एकदम होशियार निकला, उसने कुछ नहीं किया, नहीं, म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए। नो मीटिंग ऑफ माइंड इज नो कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है, जहाँ हम सेम सेंस में सेम थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मिस्टेक ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके है ना, मिस्टेक मत करना, बाद में मत बोलना बताया नहीं था, मैंने बताया था, तुम लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि तुम लोग ना स्किप कर करके जल्दी निकाल देते हो। अब है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ, अब 2 लॉ है, एक है इंडियन और एक है
फॉरेन लॉ। अगर आपने बोला कि सॉरी मेरे को पता ही नहीं था इंडिया में ये कानून है, अब तो मेरे से ये मिस्टेक हो गया, कोर्ट उसे कभी भी वॉइड या वॉइडेबल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको बेसिक लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो आपको लॉज देख के ही बनाना चाहिए था। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था तो अब इसे वॉइडेबल कर दो, इसे वॉइड कर दो। नहीं, आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो कि हमें पता, लॉ नहीं पता था। तो इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड होगा। अब ये मत बोलना कि बाद में कि अच्छा ड्रग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में कोर्ट में जाके बोल रहे हो अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया में ना ड्रग्स इलीगल है। नहीं, इलीगल चीज़ें इलीगल ही है, बट कुछ चीज़ जो लीगल भी है लेकिन फिर भी आप उसे ना इसमें लाना चाहते हो, मिस्टेक ऑफ लॉ में लाना चाहते हो, इंडियन लॉ में लाना चाहते हो, जो चीज़ इंडिया में लीगल है उसकी बात कर रही हूँ। और फिर आप ये ना ऑप्शन लेना चाहते हो कि हम मिस्टेक ऑफ लॉ बोल के ना इससे बाईपास कर जाएंगे कोर्ट वोट से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंडिया में हो, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो, आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आपको बेसिक इंडियन लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। बाद में ये नहीं बोल सकते वी आर द प्रूडेंट मैन। नहीं, फॉरेन लॉ इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ ना मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। यानी कि अगर आपने फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक कर दी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में कैसा होता है, वॉइड। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर आपने बोला कि हमें फॉरेन लॉ की नॉलेज नहीं थी और हमने गलती से कर दिया है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, बट इंडियन लॉ को मिस्टेक में माना ही नहीं जाता है, तो वैलिड होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, if you make a contract because you misunderstood Indian law, the law will not cancel the contract just for the reason everyone is expect to know the Indian law। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने पहले भी बोला है मुझे कमेंट कर दो, तो मैं टेलीग्राम पे चैनल बना के और वहाँ पे नोट्स डाल दूंगी, ताकि जो मेरी थोड़ी बहुत वीडियो देखते हो वो भी देखनी नहीं पड़े, सीधे नोट्स ही टाप लेना, है ना। बेस्ट मिस्टेक ऑफ वन पार्टी 22, मिस्टेक ऑफ वन पार्टी कुछ नहीं होता, वैलिड ही रहता है। मिस्टेक ऑफ वन पार्टी इफ यू ओनली मिस्टेकन, इफ यू ओनली मिस्टेकन, यू आर एट रिस्क। तुम्हारी गलती है भाई, तुमने ध्यान नहीं दिया, कोई चीज़ हो रही थी, तुम दिमाग में चिड़ियाएं उड़ा रहे थे, सामने वाले की क्या गलती, वो क्यों भुगते। तुम कैसे बोल रहे हो कि हमें तो गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी हमें, जब वो सामने वाला एकदम बराबर चीज़ तुमको बता रहा है, तुम्हें अमाउंट सही बता रहा है, तुम्हें लॉ सही बता रहा है, उसने फैक्ट्स तुमको बराबर बताए, पर उस टाइम पे तुम कहीं ख्याली पुलाव बना रहे थे, इसलिए तुमने सुना नहीं, इसलिए तुम पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो गया है। सिर्फ तुमसे हुआ है, एक पार्टी से हुआ है, तो क्या बाद में जाके तुम ना ये एक्सक्यूज ले सकते हो कोर्ट में कि नहीं नहीं मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो गलती हो गई, मेरे को तो समझ नहीं आया था। नहीं, तुम रिस्क पे हो, कोर्ट तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, ना तुम उसे वॉइड बोल सकते हो, ना तुम उसे वॉइडेबल बोल सकते हो। जैसी जो बात हुई है परफॉर्म करके दो चुपचाप, बिना नाटक किए, दैट इज मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। आज के लिए खत्म हो गया है, 1 मिनट बात करनी है। देखो अभी ना यूजीसी के नए गाइडलाइंस आए, दैट इज यूजीसी गाइडलाइंस 2026। मैं इसके खिलाफ हूँ या नहीं हूँ, या मैं बाद में बताऊँ, मुझे ना आप लोग बताओ कमेंट करके कि अगर आपके साथ कभी हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कॉलेज में, स्कूल में, जो भी है, मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर नहीं हुआ है तो क्या आपने कभी देखा है, क्योंकि हो सब, अरे आसपास होता है तो आंखें तो है ना हमारी दिख जाता है, या फिर आपकी क्लास का माहौल क्या है, यहाँ पे होता है, भेदभाव होता है। मैं भी बताऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या देखा है या मैंने क्या सब एक्सपीरियंस किया है, मैं डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब चैनल देख ली है, मैंने बहुत न्यूज़ देख ली, बहुत लोगों से सुन लिया, बट उन लोगों से जानना है जो ग्राउंड जीरो पर है, जो ये चीज़ें फेस करते हैं या जिन लोगों के साथ हो रहा है, ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है, वो बात की बात है, बट क्या एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये जानना है। अब ये आप लोग बता सकते हो, और किसी के बस का नहीं है तो प्लीज़ ट्राई करो कि कमेंट करो। मैं लाइक का, शेयर का, है ना, नहीं बोल रही हूँ, कमेंट का भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है, मुझे जेन्युइनली जानना है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को तब जज कर सकती हूँ ना जो चीज़ मैंने देखी हो।
मेरे भी एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, बट पहले मेरे को आप लोगों से जानना है, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस टाइम। पीस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।